हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए इसी बात पे निकाल लीजिए कॉपी, पेन और बुक्स और हेडिंग लगा लीजिए ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने पे हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस वजह से जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया था, ठीक, जो कि कंपनसेट कर रहा था ब्लड के परफ्यूजन, जो ब्लड परफ्यूजन डिक्रीज हो गया था उसको। तो उस वजह से लॉन्ग रन में ज़्यादा समय तक जब वो एक्टिव थी हमारे बॉडी में तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। आज हम लोग उसी से रिलेटेड ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों को पार्ट 1 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पार्ट 1 देख के आइए, वरना सर्च करिए ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पार्ट 1 आदिल लेक्चर, और वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसको देख के आपको आज का ये वीडियो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि हम कौन सी ड्रग किस लिए यूज़ कर रहे हैं। आप लोग खुद बताने लगेंगे कि हम लोग कौन कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जाके आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए। जिनको पता है वो डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप पहले वो देख लीजिए और उसके बाद फिर ये देखिए और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग हम लोगों को पढ़नी है। तो पिछली वीडियो जो हमारी थी वो इस ग्राफ पे हम लोगों ने ख़त्म करी थी। ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाला ये है हमारे नॉर्मल हार्ट का कर्व। जो हमारा नॉर्मल हार्ट होता है उसका कर्व ये है कि अगर हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हमने 140 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट हमारा 5 लीटर होता है जो कि नॉर्मल हार्ट के, तो 5 लीटर हमारा कार्डियक आउटपुट हमें मिलेगा। यही एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर हम बढ़ा देते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो कर्व आप रेड कलर का नीचे वाला देख रहे हैं, ये कर्व है हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। जब हार्ट फेलियर होती है तो क्या होता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारा 140 ml पे जो कार्डियक आउटपुट है वो आप देख सकते हैं कि वो घट गया, ठीक। ये यहाँ पे ये देखिए घट गया और ये मान लीजिए हो गया है हमारा 2 लीटर, ठीक है। अब अगर हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक, कौन बढ़ाएगा? मैकेनिज्म कौन सी? कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो कंपनसेट कर रही थी हमारे ब्लड फ्लो, ब्लड परफ्यूजन डिक्रीज होने पर कंपनसेट कर रही थी, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो वो एक्टिव होंगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पे कार्डियक आउटपुट घट गया है, इस पॉइंट पे वो एक्टिव हो जाएंगी। कौन कौन सी थी हमारी, क्या क्या हुई थी बढ़ाने के लिए उसको? हमारा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, हमारा आर्टीरियो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जीएफआर डिक्रीज हो गया था, जिससे सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होने लगा था, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या चीजें एक्टिवेट हुई थी? यहाँ पर हमारा रेनिन, रेनिन ने क्या किया था? एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया था एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर वो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हुआ था कहाँ पे? लंग्स में हमारे एंजियोटेंसिन 2 में। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया था एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जिसकी वजह से क्या हुआ था? जिसकी वजह से हमारा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगा था, फिर से आर्टीरियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, और उसने क्या किया था? सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट किया था। सबसे पहले तो उसने सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट किया, उसके बाद एड्रेनल का रिलीज हुआ था, ठीक है, सॉरी, एड्रेनल मेडुला से हमारा क्या रिलीज हुआ था? एल्डोस्टेरोन, ठीक। एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ था, उससे क्या हुआ था? सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हुआ था, जिससे कि फिर क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चीजें यहां पर हुई थी इस पॉइंट पे, जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ था तो इस पॉइंट पे ये सारी चीजें एक्टिवेट हुई थी। यही थी हमारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म, यही एक्टिविटी थी जो हमारी बॉडी में हो रही थी, क्या करने के लिए? कि ताकि जो ब्लड का परफ्यूजन डिक्रीज हुआ, यानी कि जो ऑर्गन्स के पास ब्लड कम पहुंच रहा है हार्ट फेलियर होने की वजह से, हार्ट फेलियर हुआ, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी ब्लड इजेक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक से कर नहीं पा रहा है, धीरे कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है, ये हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड है इजेक्ट हो रहा है वो अब कम इजेक्ट होगा, पहले की तरह नहीं हो पाएगा। तो जब कम इजेक्ट हो रहा है ब्लड, तो ऑर्गन्स के पास ब्लड कम पहुंच रहा था, उस वजह से ये सारी चीजें हुई थी कि जो ब्लड कम पहुंच रहा है वो दोबारा से
पहले की तरह हो जाए, कार्डियक आउटपुट पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। ठीक है, इस वजह से ये हुआ था, ये हमारे बॉडी में पहले से होता है, ये इसी के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, तो उससे हम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं। अब आप बताइए हमें कि ये चीजें जब लॉन्ग रन में हो रही थी, हम लोग ने पहले बात करी थी, तो जब ये चीजें बहुत लंबे समय तक हो रही थी तो क्या हो रहा था, फिर हम लोगों को नुकसान होने लगा था। क्या नुकसान होने लगा था हम लोगों को? ये सारी चीजें होने की वजह से क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो फिल हो रहा है वो फिल होता जा रहा है, लेकिन हार्ट फेलियर होने की वजह से ब्लड इजेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो उसी वेंट्रिकल में तो भरा रहेगा, वो कहीं और तो चला नहीं जाएगा, वही भरा रहेगा। तो हार्ट हमारा क्या हो रहा था, ग्लोब्यूल होने लगा था, हार्ट का रेडियस बढ़ने लगा था। ठीक है, रेडियस बढ़ने लगा था। दूसरी चीज क्या हुई थी कि जो प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, कैल्शियम हैंडलिंग प्रोटीन्स, ठीक, वो एबनॉर्मल बनने लगी थी। अब एबनॉर्मल बनने की वजह से क्या हो रहा था कि जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम की वजह से होता है। अब उसको हैंडल करने के लिए प्रोटीन्स होती हैं, वो जब एबनॉर्मल बन रही तो कॉन्ट्रैक्शन ठीक से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होने लगी थी। उसके बाद मायोकार्डियम की डेथ होने लगी थी, मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो गई थी, ये सारी चीजें होने लगी थी। ठीक है, क्यों हो रही थी? क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा था और इजेक्शन हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, ये हमने बढ़ा दिया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये हमने कर दिया 200 ml। ठीक है, 200 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा दिया है। तो अब अगर नॉर्मल हार्ट होता हमारा तो उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता, लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो रहा था कि जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा, ये चीज एक्टिवेट होने की वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा, तो हमारा कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा बढ़ा। ठीक, थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट बढ़ा यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कि ये बढ़ के आ गया हमारा 3 लीटर पे। ठीक है, 3 लीटर पे आ गया, बढ़ा, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा तो बढ़ा था, लेकिन रेडियस भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेडियस भी साथ ही साथ बढ़ रहा है। एक अच्छी चीज हो रही तो उसके साथ एक बुरी चीज भी हो रही है। ठीक है, रेडियस भी बढ़ रहा है। हार्ट यहाँ पे क्या हो गया था, ग्लोब्यूल हो गया था। ठीक, हार्ट ग्लोब्यूल हो गया। ठीक, पैथोलॉजी हाइपरट्रॉफी हो गई, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई, है ना। और क्या हुआ था, प्री लोड आफ्टर लोड तो बढ़ ही रहा था वो इसकी वजह से। ठीक है, प्री लोड आफ्टर लोड बढ़ रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो गई थी। ठीक, बढ़ रही थी। तो ये सारी चीजें होने की वजह से जो प्रोटीन्स बन रहे थे वो एबनॉर्मल बनने लगे थे। ठीक, तो या इस पॉइंट पे ये सारी चीजें होने लगी थी। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही है, पता होगा आप लोगों को कि ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें यहां इस पॉइंट पे होने लगी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो बढ़ा। ठीक, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा, क्यों? वो तो बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 250 ml हो गया। ठीक, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि जो वेनस रिटर्न है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वो बड़ा इंक्रीज हो गया, यानी कि वेन्स से हार्ट में ब्लड ज्यादा पहुंचने लगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो गया वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से। ठीक है, अब आर्टरीज में तो ब्लड आ गया है, लेकिन आर्टरीज से निकल नहीं पा रहा। वेंट्रिकल्स में तो ब्लड आ गया, लेकिन वेंट्रिकल से निकल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आर्टरीज भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। एक तो हार्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है, उसकी वजह से नहीं निकल पा रहा है। दूसरी चीज कि आर्टरीज के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हार्ट ब्लड और नहीं ज्यादा जा पा रहा है आर्टरीज में। ठीक, क्योंकि आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। अब हार्ट को ज्यादा ताकत चाहिए, हार्ट पहले ही ताकत नहीं लगा पा रहा है, तो अब और ताकत कहां से लगाए? तो ये सारी चीजें होने की वजह से क्या हो रहा था कि प्री लोड भी बढ़ रहा है, आफ्टर लोड भी बढ़ रहा है ना। तो ब्लड हमारा ग्लोब्यूल हो गया, ब्लड मायोकार्डियम की डेथ होने लगी, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो गई। ये सारी चीजों की वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो बढ़ा है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा। अब क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये सारी चीजें हो गई है ना। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो बढ़ा, वेनस रिटर्न की वजह से ब्लड वेंट्रिकल में तो ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में देखिए यहाँ पे बढ़ गया 250 ml हो गया, लेकिन ये देखिए ये वाले पॉइंट से ये पॉइंट नीचे है, यानी कि ये आ गया कुछ 2.5 लीटर पे। देखा, ये सारी चीजें हुई। अब इन्हीं चीजों को, ये जो चीजें हो रही हैं इसकी वजह से ये चीजें हुई है ना, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या सही करना पड़ेगा? ये सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी। क्या थी?
ये सारी चीज़ें, वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हुआ था, है ना, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ था। क्यों? सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से, सिंपैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम था उसने हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया था, वो हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सही कर दें, इसके लिए हम लोग ड्रग दे दें, चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज तो हम लोग इसको सही करेंगे। दूसरी चीज कि हम लोग सही करेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है ना, तभी प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, ब्लड इजेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी सही कर दें। ठीक है, लेकिन ये काम हम लोग बाद में करते हैं, लास्ट में। क्यों करते हैं? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करने में जो हम लोग ड्रग देते हैं उस ड्रग का साइड इफेक्ट भी है। वो ड्रग ऐसी नहीं है कि हम लोग तुरंत दे दें। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग इस पे काम करेंगे, पहले हम लोग ये ड्रग देंगे। आप कभी भी ड्रग अगर दीजिए तो पहले इन चीजों को सही करने के लिए ड्रग दीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप हमारे जो आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनको दीजिए। आइनोट्रोपिक ड्रग्स कौन से होते हैं? जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें परेशान नहीं होइए, सारी बात करेंगे। तो ये वाली चीजें सही करने के लिए हम लोग ड्रग दें, तो इससे क्या होगा कि ये जो एक ग्रीन कर्व आप देख रहे हैं, ये कर्व है जब हम लोग फार्माकोलॉजिकली इस पैथोलॉजी को सही करेंगे, तो ये जो कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कर्व पे, यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जो प्रॉब्लम है वो सही होने लगेगी। ठीक है, तो ये पैथोलॉजी जो थी इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकली आज सही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ड्रग देंगे। तो अब हम लोग चलिए जल्दी से बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को सही करनी है। हम लोगों को जो क्या क्या चीजें करनी थी, जो हार्ट रेट था उसको डिक्रीज करना है। हार्ट रेट इंक्रीज हो गया था, कहां पे हुआ था? इस पॉइंट पे हुई थी ये सारी चीजें, इस पॉइंट पे सारी चीजें हुई थी और इसके होने की वजह से ये वाली चीजें होने लगी थी। ठीक है, कुछ समय के बाद ये चीजें होने लगी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सही करना है। हार्ट रेट हम लोगों को जो इंक्रीज हो गया है वो देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद वेन्स जो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई उसको सही करना है। फिर हमारा क्या हुआ था, आर्टरीज हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, उसे हमें डायलेट करना है। ठीक है, उससे करने से क्या होगा अभी हम साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पहली वीडियो देख ले तो उससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर इतना नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो फिर आप भी नहीं देखना चाहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो हो गई है है ना, तो इसलिए तो ये आर्टरीज हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, इसको हम लोग डायलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद ये हुआ था कि हम लोग एल्डोस्टेरोन, ठीक, एल्डोस्टेरोन, जो स्पेलिंग हो अगर गलत हो गई हो तो देख लीजिएगा आप लोग, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन जो रिलीज हो रहा था, ठीक है, उसकी वजह से सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हो रहा था, तो उसको हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोगों को सही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन, ठीक, एंजियोटेंसिन 1 जो 2 में कन्वर्ट हो रहा था, किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से। लंग्स में एंजाइम प्रेजेंट थे जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कौन से ड्रग यूज करेंगे? वो ड्रग यूज करेंगे जो कि एंजाइम को ब्लॉक कर दे। अब एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे, एंजाइम काम कर नहीं पाएंगे, तो एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। 2 में ना कन्वर्ट होने दें हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का मेन फोकस है। तो एंजियोटेंसिन जो था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर, ठीक, ये हम लोग दे देंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम लोग दे सकते हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट वेजो डायलेटर्स दे दें, ठीक, जो कि आर्टरीज और वेन्स को डायरेक्ट डायलेट कर दे, है ना, वो हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो हम लोग को वेजो डायलेटर यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये सारी चीजें आप अपनी साइड में लिख लीजिए, ताकि अब हम ड्रग पे आए और सीधे आज का जो डिस्कशन है वो मेन वो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये आप लोग साइड में लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करना है। ठीक, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करनी है हम लोगों को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करनी है, तो ये वाली ड्रग हम लोग लास्ट में देते हैं, बहुत बाद में। कब देते हैं? जब बहुत ही सीवियर हार्ट फेलियर हो। ठीक है, तब हम लोग ये ड्रग को यूज करते हैं। ठीक, तो ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को देखनी है और वो इसी में आती है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटैलिस और डिजिटॉक्सिन, है ना, ड्रग आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे।
डिजिटैलिस, जिसके अंदर डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन आता है, ठीक है। उसकी फार्माकोलॉजी, मैकेनिकम, मोड ऑफ एक्शन, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को सही करनी है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये काम हम लोग पहले करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि अगर कोई आता है जिसको हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो आप पहले कौन सी ड्रग देंगे उसको? ये वाली देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, ठीक, वेजोडाइलेटर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। अच्छा, इसमें भी पहले कौन सी देनी है तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जो पहले देनी है वो पहले, जो बाद में देनी है वो बाद में, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करिए लिखना, कॉपी और पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए साथ साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो ड्रग देते हैं वो कौन सी हो सकती है? वो हम लोग ड्रग देंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। क्या था? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक। एंजियोटेंसिन 1 को वो जो एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था, उस एंजाइम को हम लोग इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो उसको इनहिबिट करने से क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो क्या होगा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या 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 फायदा है हमको? जो हमारा प्रीलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, फायदा हुआ। फिर उसके बाद आर्टरीज को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा था। अब आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये एंजाइम ही नहीं बन रहा है, वो सॉरी एंजाइम इनहिबिट हो गया तो एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बन रहा है ना। तो अब क्या होगा? आफ्टर लोड भी डिक्रीज हो गया, ठीक, आफ्टर लोड डिक्रीज हो गया। आफ्टर लोड प्रीलोड हमने पहली वीडियो में बात करी है, तो आफ्टर लोड डिक्रीज हो गया, ठीक, प्रीलोड डिक्रीज हुआ, आफ्टर लोड डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज, जो एल्डोस्टेरॉन हमारा नहीं रिलीज होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद जो पैथोलॉजिकली रीमॉडलिंग हो गई थी, रीमॉडलिंग डिक्रीज होगी। जब ये सब डिक्रीज होगा तो ये प्रीलोड आफ्टर लोड डिक्रीज होगा तो रीमॉडलिंग डिक्रीज होगी, ठीक है। रीमॉडलिंग डिक्रीज होने के बाद हम लोगों का क्या डिक्रीज होगा? मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, ठीक, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कितने सारे फायदे हैं, ठीक, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी हमारी। अच्छा, अब इसमें जो ड्रग है वो कौन सी है? ड्रग हम लिखते हैं, ड्रग बहुत सारी हैं, ठीक, जैसे कि पहली है कैप्टोप्रिल, ठीक, कैप्टोप्रिल। ये ड्रग हम लोग यूज करते हैं इनहिबिट करने के लिए एंजाइम को, कैप्टोप्रिल। और है एनालाप्रिल, ठीक है, वो ड्रग है। तो वो ड्रग भी आप लोग अपनी बुक्स में तो पढ़ ही सकते हैं, बुक्स में तो बहुत सारी ड्रग्स लिखी हुई हैं, तो बस खाली नाम ही पढ़ना है आपको, मेन काम क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी, ठीक है। तो कैप्टोप्रिल हो गया, ये ड्रग आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी, ये सारे हम लोगों को फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो ये पहली ड्रग थी, हम लोग ये देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? जल्दी से कमेंट्स में बताइए आप लोग, बीटा ब्लॉकर्स पढ़ा है कि नहीं? बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स क्या होती हैं कि जो बीटा ब्लॉकर हम लोग देते हैं, जिसके बारे में हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, वो क्या है? वो सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, ठीक है, और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। यानी कि अल्फा और बीटा दोनों ही रिसेप्टर को वो ब्लॉक करेगी, ठीक है। अल्फा को भी ब्लॉक, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, अल्फा 1 रिसेप्टर को, और बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, ठीक है। तो यानी कि अल्फा सेलेक्टिव और बीटा 1 बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव होगी, ठीक है। तो देखो अल्फा 1 को ब्लॉक करेगी ये, ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर होगी, और इसके बाद ये होगी बीटा 1 ब्लॉकर और बीटा 2 ब्लॉकर, ठीक है। ये तीनों को ब्लॉक करेगी बीटा ब्लॉकर। कौन सी? जो हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली ड्रग कौन सी होती है? वो ड्रग होती है हमारी कार्विडोलॉल। कौन सी ड्रग है? कार्विडोलॉल, ठीक है। ये जो ड्रग है वो इन तीनों को ब्लॉक करती है, ठीक। अच्छा रुको, पहले क्या होगा कि अल्फा अगर हम लोग ब्लॉक कर देंगे, अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो इसको ब्लॉक करने से क्या होगा हमको फायदा? इसको ब्लॉक करने से हमें फायदा ये मिलेगा कि आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर लोड डिक्रीज हो गया, अब उसके बाद हमारा क्या डिक्रीज हो जाएगा? प्री लोड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक।
प्रीलोड डिक्रीज हो गया, आफ्टर लोड प्रीलोड डिक्रीज हो गया। कैसे डिक्रीज होगा? ये अल्फा रिसेप्टर्स हमारे वेसोडाइलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? वेन्स को डायलेट कर देंगे, आर्टरीज को डायलेट कर देंगे, ठीक है। ये काम करेंगे हमारे अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर अब हमारी वेन्स और आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। अल्फा से जब एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो अल्फा के मैसेंजर होते हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर से और बीटा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जब ये बाइंड करते हैं तो हमारी वेन्स और आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक। अब अगर अल्फा को हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो ये लोग बाइंड नहीं हो पाएंगे और क्या होगा? डायलेशन हो जाएगा, ठीक, डायलेट हो जाएंगी। आफ्टर लोड प्रीलोड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है, ठीक। अच्छा, हाइपरटेंशन की जब हम लोग स्टडी करेंगे, हाइपरटेंशन में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर आपको देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी ड्रग्स जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो ड्रग हम लोग हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक। हाइपरटेंशन में भी हम लोग ये सारे ड्रग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रीलोड आफ्टर लोड डिक्रीज हो गया वेसोडाइलेशन की वजह से, ठीक है। और ये बीटा 1 बीटा 2 को ब्लॉक करने से क्या होगा बेटा? इन दोनों को ब्लॉक करने से ये होगा कि हार्ट रेट डिक्रीज होगा। करना था ना हमको, हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको। आप लोग अपनी कॉपी में देखिए, लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है? नहीं लिखा तो पीछे जाइए, जाके लिखिए, बैक करिए वीडियो, पीछे जाके देखिए, ठीक है, और लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब हार्ट रेट डिक्रीज हो गया बेटा, इसके साथ साथ एक काम और होता है इसका, पता है? अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको ये पता होगा कि हार्ट रेट डिक्रीज होगा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेनिन ये भी डिक्रीज होता है। जो रेनिन रिलीज हो रहा था, रेनिन भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं, ठीक। इससे क्या फायदा मिल रहा है? इससे फायदा यही मिल रहा है कि प्रीलोड आफ्टर लोड डिक्रीज हो रहा है ना, और रिमॉडलिंग डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। सारी ये चीजें फायदे हो रही हैं हम लोग को। अच्छा, इसकी ड्रग कौन सी है जो ये तीनों के ब्लॉक करती हैं? वो ड्रग है कार्विडोलॉल। कार्विडोलॉल, ठीक है, कार्विडोलॉल। और भी ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे कि एक तो आप लोगों को पता होगा बीटा ब्लॉकर है, कौन सी? प्रोप्रानोलॉल, ठीक, प्रोप्रानोलॉल। अच्छा, उसके बाद ये कार्विडोलॉल। तो ये सारी ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद ये काम हो गया बीटा ब्लॉकर का, हो गया, ठीक है। हार्ट रेट डिक्रीज करने की बात करी थी, कर लिए। डायूरेटिक्स, तीसरी टाइप की जो ड्रग है वो हमारी होती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करती हैं? डायूरेटिक्स हमारी डायूरेसिस करती हैं किडनी में, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जो सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन बॉडी में हो रहा था, ठीक है, वो नहीं होगा अब। क्यों? क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो यूरिन के लिए क्या, फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए आप लोगों को? सॉल्ट। जो बॉडी में ज़्यादा हो गया है वो सॉल्ट भी आप यूरिन में निकाला जाएगा और वाटर भी, तो डायूरेसिस होगा। तो डायूरेटिक हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को कि हमारा जो सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन ना होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसके साथ साथ एक काम डायूरेटिक्स का और है। क्या है वो काम? है वेसोडाइलेशन। ये वेन्स को डायलेट करेंगी, ठीक है, वेसोडाइलेशन, ठीक, वेसोडाइलेशन ये भी काम है इसका, ठीक है। तो ये डायूरेटिक्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक। अब डायूरेटिक्स कौन कौन सी हैं? डायूरेटिक्स आप लोग अपनी बुक्स में देखिए। बुक्स खोलिए कि नहीं खोलिए? नहीं खोलिए, कोई बात नहीं, अभी बाद में देख लीजिएगा। डायूरेटिक्स आप लोग जैसे कि हमारी होती है कौन सी? थायाजाइड्स, है ना, थायाजाइड्स होती है, लिख देते हैं थायाजाइड, ठीक है। थायाजाइड्स हमारी जो डायूरेटिक्स है वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वेसोडाइलेशन भी होता है इसकी वजह से। ये काम हो गया, इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वीनस रिटर्न कम होगा, ठीक, प्रीलोड कम हो जाएगा, ठीक है। वेसोडाइलेशन होगा, आर्टरीज भी डायलेट होंगी, वेन्स भी डायलेट होंगी, तो प्रीलोड तो कम हो ही रहा है, साथ में आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। रिमॉडलिंग डिक्रीज हो जाएगी, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सारी चीजें रुक जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। थायराइड्स हम लोग डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं। एक दूसरा है जो कि है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। अब दूसरा है कौन सा? नेक्स्ट है एल्डोस्टेरॉन। को हम लोगों को क्या करना था? एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था? सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन करवा रहा था,
हमारी बॉडी में, है ना, एल्डोस्टेरोन। तो अब एल्डोस्टेरोन मीडिएटेड सॉल्ट और वाटर रिटेंशन को हम लोग कैसे डिक्रीज करेंगे? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूज करके, ठीक है। क्या है ये? एल्डोस्टेरोन्स एंटागोनिस्ट। ये कौन सी ड्रग है जो कि एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देंगे, ठीक है, एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देंगी। अब ये ड्रग हमारी कौन सी है? स्पाइरोनोलेक्टोन, सुना है नाम? स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन, ये ड्रग आपने सुनी होगी। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है, एंटागोनाइज कर देती है, यानी कि एल्डोस्टेरोन मीडिएटेड सॉल्ट और वाटर रिटेंशन जो हो रहा था अब वो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसकी वजह से क्या होगा? अच्छा, ये हम लोग कब यूज करते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन? ये हम लोग यूज करते हैं एडवांस कार्डियक फेलियर में, ठीक है। जब स्टार्टिंग है कार्डियक फेलियर का तो आप लोग ये यूज करिए, डायूरेटिक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी चीज यूज करिए। जब एडवांस कार्डियक फेलियर है तो फिर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूज करिए, ठीक है। हम लोग ये तब यूज करते हैं। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। ये क्या? और अच्छा, एक काम और ये करती है, ये प्रिवेंट करती है क्या? ये लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, ये प्रिवेंट करती है हाइपोकैलेमिया, ठीक, हाइपोकैलेमिया को प्रिवेंट करेगी। हाइपोकैलेमिया यानी कि जो पोटेशियम का लॉस है हमारे बॉडी में उसको प्रिवेंट करेगी, ठीक है, लॉस नहीं होने देगी, उसकी जो अमाउंट है वो कम नहीं होने देगी, ठीक, पोटेशियम की। अच्छा, तो इसको प्रिवेंट करती है स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है। ये काम, उसके बाद ब्लड और वाटर का जो रिटेंशन था, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन, उसको ये रोक रही थी, ठीक है, नहीं होने देगी, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन नहीं होने देगी। ये काम हो गया। अब हम आते हैं अपनी पांचवी ड्रग की तरफ, जो कि क्या होती हैं? वो होती है डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स। हम लोग डायरेक्ट वेन्स को डायलेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये 5वें नंबर पे है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप लोगों को ये यूज करनी है, उसके बाद उस पर आना है, ठीक है। सॉरी, पहले आपको 1 2 3 यूज करना है, उसके बाद ये 5वें नंबर पे आना है, उसके बाद आपको चौथे नंबर पे आना है, ठीक है। तब आप ये एल्डोस्टेरोन वाला यूज करिएगा, ठीक है। 5वीं क्या थी? डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स, ठीक, इसको हम लोग यूज करेंगे। डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स क्या करेंगे? वेजोडाइलेटर्स, डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स वेन्स और आर्टरीज को डायलेट कर देंगे। सिंपल है, आसान है, ठीक है, डायलेट कर देंगे, ठीक। तो ये कौन कौन से होंगे? ये होंगे हमारे एक जो आर्टरीज को डायलेट करेंगे, वेन्स को, ठीक, वेजोडाइलेटर्स होंगे, और दूसरे कौन से होंगे? जो आर्टरीज को डायलेट करेंगे, आर्टेरियो डायलेटर्स, ठीक है। डायलेशन कर देंगे आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी। तो ये 2 ड्रग्स हमारी होती हैं, ठीक। अच्छा, ये वेन्स हम लोग इसको बाद में यूज करते हैं, किसके? इन सब के होने के बाद, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स को। अब जो वेन्स को डायलेट करती हैं वो कौन सी होती हैं? ड्रग होती है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स आप लोगों ने आपके बुक में भी दिया होगा, ठीक है। वेन्स को डायलेट करती हैं। वेन्स को डायलेट करने से क्या होगा बेटा? प्रीलोड डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट थी, वेन्स अब डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। डायलेट हो जाएंगे तो जो ब्लड हार्ट की तरफ मूव कर रहा था वो अब कम मूव करेगा, जिससे क्या होगा? प्रीलोड डिक्रीज हो जाएगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं प्रीलोड, ठीक है, प्रीलोड डिक्रीज कर देंगी। अच्छा, प्रीलोड डिक्रीज होगा तो जो हार्ट हमारा ग्लोब्यूल हो रहा था वो नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है, ग्लोब्यूल नहीं होगा। उसके बाद दूसरी क्या है? आर्टरीज को डायलेट करने वाली होती है हाइड्रेलाजीन, ठीक है। कौन सी ड्रग है? हाइड्रेलाजीन। ये ड्रग होती है हमारी जो कि वेन्स आर्टरीज को डायलेट करती हैं, ठीक है, हाइड्रेलाजीन, हाइड्रेलाजीन, ठीक है। हाइड्रेलाजीन ये आर्टरीज को डायलेट कर देंगी। अच्छा, हाइड्रेलाजीन क्या करेगा? आफ्टर लोड डिक्रीज करेगा। आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा? आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा, है ना। आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी तो आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर लोड क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा हाइड्रेलाजीन जब आर्टरीज को डायलेट कर देंगी। तो ये सारी ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है कौन सी ड्रग?
जो कि होती हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, अब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग क्या करेंगी, वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेंगी, जिसमें क्या आती हैं डिजिटेलिस, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। और भी ड्रग्स हैं लेकिन मेन ये दोनों ड्रग्स यूज करी जाती है। उसमें भी ज्यादा कौन सी यूज करी जाती है, उसमें भी ज्यादा यूज करी जाती है डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन हमारी। अच्छा, तो इनके बाद हम लोगों को उसको यूज करना है। तो अब चलो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो पॉज करके वीडियो को, या फिर लिखना चाहो तो लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नोट्स आप अपने हाथ से ही बनाना, जो भी जैसे भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कॉपी में, लेकिन अपने हाथ से बनाओ। तो उसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने आइनोट्रोपिक ड्रग्स पे। आइनोट्रोपिक इतनी देर से हम कह रहे हैं, कुछ को तो पता होगा, उन्हें समझ में आ रहा होगा या फिर ना भी आ रहा हो। तो होता क्या है आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है, आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है। अच्छा, अभी आप एक आगे हम आपको एक चीज और बताएंगे, क्रोनोट्रोपिक। ठीक, क्या मतलब होता है, ड्रोमोट्रोपिक क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है इन सब का। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं आइनोट्रोपिक की। ठीक है, आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। आइनोट्रोपिक आइनोट्रोपिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब आइनोट्रोपिक एक एक्टिविटी है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हम लोग आइनोट्रोपिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब पॉजिटिव आइनोट्रोपी और नेगेटिव आइनोट्रोपी दो ड्रग्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक वो ड्रग होंगी जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर दे, इजी है। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्या करेंगी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और नेगेटिव आइनोट्रोपिक क्या करेंगी, नेगेटिव आइनोट्रोपिक क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगी। ठीक, ये इंक्रीज कर देंगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ये डिक्रीज कर देंगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, तो ये मतलब होता है आइनोट्रोपिक ड्रग जो हम बोल रहे हैं वो क्या करेंगी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं डिजिटैलिस, जो कि क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ये ड्रग्स हमारी होती हैं। और जो नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगी। ठीक, डिक्रीज कर देंगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज होती है हमारी ड्रोमोट्रोपी या फिर क्रोमोट्रोपी। ठीक है, बहुत सी ड्रोमोट्रोपी देखते हैं। ड्रोमोट्रोपी क्या मतलब होता है, ड्रोमोट्रोपी का मतलब होता है कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी यानी कि जो कंडक्शन की वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगी। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज कर देगी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज कर देंगी। कंडक्शन वेलोसिटी मतलब, कंडक्शन का मतलब पता ही होगा, एक्शन पोटेंशियल में हम लोग जब इलेक्ट्रिकल इवेंट पढ़ रहे थे अपने हार्ट का, तो उसमें जो करंट था, इलेक्ट्रिकल करंट था, वो हम लोग कंडक्ट हो रहा था ना, पहले ऐसे नोड से एट्रियम, फिर एट्रियम से वो किसने कंडक्ट किया था, वेंट्रिकल में किसने भेजा था, एवी नोड ने, है ना। तो एवी नोड, तो ये ड्रोमोट्रोपी क्या होती है, कंडक्शन वेलोसिटी, मतलब कितनी जल्दी कंडक्शन हो रहा है। अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी जल्दी होगा, नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कंडक्शन धीरे होगा, कम होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव बढ़ाएंगी कंडक्शन वेलोसिटी को और नेगेटिव घटा देंगी। ठीक, तो ये आप लोग लिखते चलिए, ड्रोमोट्रोपी हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एक, अभी हम आपको बोलेंगे क्रोनोट्रोपी। ठीक है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है हार्ट रेट चेंज करने का। ठीक है, हार्ट रेट चेंज करेगा ये। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग हार्ट रेट डिक्रीज कर देंगी। हार्ट रेट डिक्रीज कौन करता है, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलॉल, इसको यूज करो। क्या होती है वो, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होती है, क्या करेंगी, हार्ट रेट डिक्रीज कर देंगी। ठीक है, और एपिनेफ्रिन क्या करती है, जब एपिनेफ्रिन रिलीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, तो क्या होती है वो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी होती है।
क्या करती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर देती हैं, है ना। इसीलिए जब सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो रही थी तो एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा था और हार्ट रेट इंक्रीज हो गया था, और वही हम लोगों ने डिक्रीज किया था अभी पहले, ठीक है। तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट इंक्रीज कर देंगी, एपिनेफ्रिन इंक्रीज कर देती हैं, तो ये मतलब होता है, ठीक है। ये चीजें लिख लो जल्दी से आप, आगे हम लोग ड्रग्स की बात करना शुरू करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक का मतलब। अच्छा, इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, क्या है वो दो चीज़ें हैं हमारी, वो बैथमोट्रोपी और क्लाइनोट्रोपी, ठीक है। बैथमोट्रोपी क्या होती है, बैथमोट्रोपी होती है कि वो एबनॉर्मल इंक्रीज कर देती है ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। और क्लाइनोट्रोपी क्या होती है कि वो वेलोसिटी इंक्रीज कर देती है, वो सॉरी कॉन्ट्रैक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज कर देती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज कर देती है। अच्छा, तो ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटैलिस की, जो कि हमारी लास्ट ड्रग है, ठीक। कौन सी ड्रग है, आइनोट्रोपिक ड्रग है, डिजिटैलिस। अब इस डिजिटैलिस के अंदर दोनों चीजें आती हैं, क्या आती हैं, दो ड्रग्स हमारी, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ठीक। क्या आती हैं, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ठीक है, डिजिटॉक्सिन्स, ठीक। डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग डिजॉक्सिन को, क्यों, क्योंकि डिजिटॉक्सिन हमारी क्या होती है, टॉक्सिक इफेक्ट देती है, ठीक है। इसलिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं डिजॉक्सिन को, ठीक है। और ये भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन अब जब इनकी बारी आ जाएगी तो इसमें कौन से चूज करेंगे हम लोग, डिजॉक्सिन को, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी ड्रग होती है, करती क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवाती हैं, कैसे, कैल्शियम लोडिंग करवा के, ठीक। क्या करवाएंगी, कैल्शियम लोडिंग करवाएंगी। अब बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। कैल्शियम लोडिंग कैसे करवाएंगी कि ये है हमारा हार्ट, ठीक, ये है हमारा हार्ट, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे ये क्या है, एसए नोड है, ठीक। ये यहां पे क्या है, एवी नोड है, ठीक, एवी नोड। उसके बाद ये क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगी, जो ये ड्रग है वो एसए नोड में कैल्शियम की लोडिंग करवाएगी, एट्रियम में कैल्शियम की लोडिंग करवाएगी, ठीक। और उसके बाद हमारे एवी नोड में कैल्शियम लोडिंग करवाएगी, परकिंजे फाइबर्स में कैल्शियम लोडिंग करवाएगी, और मायोकार्डियम में कैल्शियम लोडिंग करवाएगी, मायोकार्डियम, ठीक। मायोकार्डियम सेल्स जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन करवाता है, सिस्टोल और डायस्टोल कौन करता है, मायोकार्डियम सेल्स करती हैं। क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा है? क्या मायोकार्डियम लगाया है? देखो, जो हमारी ये हार्ट है, हमारा हार्ट, हमारे 3 सेल्स उसमें होते हैं, कौन से, सबसे पहले अंदर वाले सेल्स, ये, ठीक, जो सबसे अंदर होते हैं, ये सेल्स हमारे कौन से होते हैं, ये सेल्स हमारे होते हैं एंडोकार्डियम, ठीक। क्या होते हैं, एंडोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे बाहर के सेल होते हैं, ये कौन से होते हैं, पेरिकार्डियम। अब समझ में आ रहा है, ये वाले कौन से, एंडोकार्डियम, और वो कौन से है, पेरिकार्डियम। देखो, ये है एंडोकार्डियम, ठीक, लिख लीजिएगा आप लोग पूरा। ये होते हैं पेरिकार्डियम। और कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, सिस्टोल और डायस्टोल कौन करता है, मायोकार्डियम सेल्स, ये वाली सेल्स, ये जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स बीच वाली, ठीक, ये सेल्स होती है हमारी मायोकार्डियम, ये करवाती हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सेल्स है हमारी मायोकार्डियम। सिस्टोल और डायस्टोल कौन करती हैं, ये वाली सेल्स करती हैं। तो अब हम लोगों को क्या समझ में आ गया है कि जब हम लोग डिजॉक्सिन यूज करेंगे तो वो कैल्शियम की लोडिंग करवाएगा, क्यों, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। किसमें पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल वाले लेक्चर में, जिसमें एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे हम लोग, कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, कैल्शियम एसए नोड में कैल्शियम लोडिंग होगी, एट्रियम में कैल्शियम लोडिंग होगी, एवी नोड में कैल्शियम लोडिंग होगी, परकिंजे फाइबर्स में कैल्शियम की लोडिंग होगी, और ये जो मायोकार्डियम है इसमें कैल्शियम की लोडिंग करवाएगा कौन, डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस, डिजॉक्सिन हो चाहे डिजिटॉक्सिन हो, दोनों काम यही करेंगे। इसको हम लोग यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है, तो इसी की हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, डिजॉक्सिन, ठीक है। तो इसको ये करवाएंगी काम, ठीक।
अच्छा, अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मोड ऑफ एक्शन ये होता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग अब ये देखने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, देख लिए। अब हम लोग कौन से सेल की बात करेंगे, हम लोग सेल की बात करेंगे मायोकार्डियम की। ये वाला सेल है, इस एक सेल को हम लोग उठा के बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद देखेंगे कि डिजॉक्सिन जो है वो कैसे वर्क कर रहा है हमारे अंदर। ठीक है, तो जल्दी से ये देख लिया आप लोग ने, समझ लिया, बनाना तो बना लीजिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मायोकार्डियम सेल्स की। ठीक, जो सेल हमारी है उसमें जब हम लोग डिजिटलाइज करते हैं किसी पेशेंट को, तो डिजिटलाइज मायोकार्डियम सेल की का क्या मोड ऑफ एक्शन है, क्या एक्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। ठीक है, तो जल्दी से सेल बनाते हैं। पहले एक हम मायोकार्डियम सेल एक बड़ा करके बना रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को क्या पता चले, मोड ऑफ एक्शन पता चले हमारी ड्रग का, कि जो ड्रग हम लोग खा रहे हैं वो काम कैसे कर रही है, भी तो पता होना चाहिए। ये है हमारी सेल। ठीक है, अब इस सेल में एक हमारा पंप होता है। ठीक, क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक, क्या नाम है इसका, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक, ये पंप है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्या करता है ये करता है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये पोटेशियम को अंदर आने देता है। ठीक, और सोडियम को बाहर निकाल देता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ये जो पंप है ये क्या करता है, सोडियम को बाहर निकाल देता है। ठीक, और पोटेशियम को अंदर ले आता है। ठीक, जब पोटेशियम अंदर आता है तो सोडियम बाहर निकल जाता है। ये काम इसका ये होता है। ठीक, सोडियम पोटेशियम एटीपेज का लिखते चलिए आप लोग साथ साथ। कौन सा है, क्या नाम है इसका, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ये क्या करेगा, इस पोटेशियम को अंदर लाने देगा और सोडियम को बाहर जाने देगा। ठीक है, सोडियम को बाहर निकाल देगा। उसके बाद एक हमारा होता है दूसरा हमारा पंप होता है, जो कि किसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक है, क्या नाम है इसका पंप का, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक, एंटीपोड क्या होगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये क्या करेगा, ये सोडियम को अंदर आने देगा और कैल्शियम को बाहर निकाल देगा। ठीक, कैल्शियम को बाहर निकाल देगा और सोडियम अंदर बुला लेगा। ठीक, ये क्या कर रहा था, सोडियम पोटेशियम एटीपेज सोडियम बाहर निकाल रहा था, पोटेशियम अंदर ला रहा था। एंटीपोड ये जो कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, ये क्या करेगा, ये कैल्शियम को बाहर निकालेगा और सोडियम को अंदर बुला लेगा। ठीक है, ये काम हमारा सेल में होता है। अब देखो, अब हमने क्या करा, हमने यूज कर लिया डिजिटैलिस। ठीक है, डिजिटैलिस यूज किया। अब डिजिटैलिस क्या करेगा, आके डिजिटैलिस इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक, डिजिटैलिस ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया इसको। डिजिटैलिस, ठीक, इसने क्या किया, आके इसको ब्लॉक कर दिया। किसको ब्लॉक कर दिया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर दिया। अब जब इसको ब्लॉक कर दिया है तो अब आप बताइए कि सोडियम बाहर जा पाएगा, सोडियम बाहर जा पाएगा, पोटेशियम पंप इनहिबिट हो गया, ब्लॉक हो गया, पंप में आने जाने की जगह बची ही नहीं। ठीक, डिजिटैलिस ने उसको ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो अब सोडियम बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक, अब सोडियम बाहर जा नहीं पाएगा तो सोडियम यहां पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, सोडियम ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, सोडियम एक्यूमुलेट होने लगेगा, सोडियम सेल के अंदर साइटोसोल के अंदर, ये साइटोसोल, इसके अंदर सोडियम बढ़ने लगेगा, सोडियम ज्यादा होने लगेगा। जब सोडियम यहां ज्यादा होने लगेगा तो सोडियम की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है और यहां कम है, तो क्या अब इस पंप से सोडियम अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि साइटोसोल में, इसके सेल के अंदर सोडियम इंक्रीज है, पहले से ही ज्यादा है। ठीक, मूवमेंट कहां होता है, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक, यहां पे कम था, यहां ज्यादा था, तो मूवमेंट हो रहा था। अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे सोडियम ज्यादा हो गया है, यहां पे सोडियम ज्यादा है तो बाहर से सोडियम अंदर आएगा नहीं। ठीक, अब ये अंदर आ नहीं पाएगा तो क्या कैल्शियम बाहर निकलेगा, जो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम था वही कैल्शियम तो बाहर निकल रहा था। अब यहां से कैल्शियम बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि पंप का क्या काम है, जब सोडियम अंदर आएगा तब कैल्शियम बाहर जाएगा। अब जब सोडियम अंदर आ नहीं रहा तो कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा, यानी कि सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ने लगा।
सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज होने लगा, ठीक है, होने लगा ना सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज। बस ये पंप फेल हुआ, सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज होने लगा, यही हम चाहते थे। अब हमारी बारी आएगी किसकी, अब बारी आएगी हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के अंदर मायोकार्डियम सेल में होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी कैल्शियम यहाँ पे सेल के अंदर होता है, ठीक, जो भी कैल्शियम सेल के अंदर होता है, उन कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं भाई साहब, अंदर बुला लेते, कहते हैं ऐसा है अंदर आ जाओ, ठीक है, बाहर घूमने की जरूरत नहीं, अंदर बुला लेते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये यहां से अंदर जाने लगेगा कैल्शियम, ठीक, और जितना भी कैल्शियम है सब इससे अंदर जाने लगेगा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अंदर आने लगेगा। ये देखिए इसमें किस लिए आ रहा है, अंदर स्टोर होने आ रहा है, जब जरूरत होगी तो बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक। तो सारा कैल्शियम साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा। अब ये चीज समझ में आई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम था पहले से, लेकिन जो कैल्शियम यहां से बाहर निकल रहा था वो निकल नहीं पा रहा है, तो वो कैल्शियम भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाएगा। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम पहले से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि पहले जो स्टोर था वो तो स्टोर था, ठीक, लेकिन ये वाला कैल्शियम बाहर ना जाने की वजह से ये सारे कैल्शियम भी इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा ना, तो इसके अंदर कैल्शियम स्टोर हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हो गया। अब जब ये स्टोर हो गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम, ठीक है, तो अब बारी आती है डीपोलराइजेशन की। एक्शन पोटेंशियल काम कर रहा है, ठीक है, वो तो काम करेगा ना, वो काम करना तो नहीं रोक देगा, ठीक है, वो काम करेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो क्या होगा कि सोडियम की एंट्री होती है, सोडियम की एंट्री होती है ना पहले, ये पंप क्या करता है, ये सोडियम की एंट्री करवाता है, ठीक है। सोडियम की एंट्री करवाने के बाद किसकी एंट्री शुरू होती है, कैल्शियम की एंट्री शुरू होती है और पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम की एंट्री शुरू होगी, ये कैल्शियम की एंट्री यहां से शुरू होगी, ठीक है। अब देखो भैया, जब ये कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक, तो ये कैसे वर्क करेगा, ये ट्रिगर्ड कैल्शियम की तरह वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, ट्रिगर्ड कैल्शियम की तरह, मतलब कि जो कैल्शियम इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर है उन कैल्शियम को ये ट्रिगर करेगा और क्या कहेगा कि बाहर निकलो, ठीक है। ये जो कैल्शियम आया है डीपोलराइजेशन की वजह से, ठीक, डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम आया है, वो ट्रिगर्ड कैल्शियम की तरह वर्क करेगा और जो कैल्शियम इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर है उससे बोलेगा कि भैया बाहर निकलो, ठीक है, बाहर निकलो। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मान जाएंगे, बात कहेंगे ठीक है निकलते हैं, चलो निकल आएंगे बाहर। तो जो कैल्शियम है वो बाहर निकलने लगेगा और बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में था अंदर, है ना, हमने बताया था ना कि पहले से ही कैल्शियम इसमें स्टोर है और जो ये कैल्शियम निकल नहीं पाया ये भी अंदर स्टोर हो गया, तो ज्यादा कैल्शियम स्टोर हो गया, तो अब ये ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम बाहर निकलेगा। अब जब ये ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम बाहर निकलेगा तो ये कैल्शियम हमारा किसके पास जाएगा, ये कैल्शियम हमारा जाएगा उसके पास, हमारे क्या करवाने, कॉन्ट्रैक्शन करवाने। देखो ये कैल्शियम आ गया यहाँ पे, ठीक, ऐसे से तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ये आ गया, ये कैल्शियम आ जाएगा हमारे ट्रोपोनिन के पास, ट्रोपोनिन के पास आ जाएगा और ट्रोपोनिन से आके अटैच हो जाएगा, ठीक, ट्रोपोनिन के पास आएगा और ट्रोपोनिन पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ट्रोपोनिन से अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये है हमारे क्या, मायोसिन, ठीक, ये मायोसिन हेड, ये मायोसिन हेड, ठीक है, ये क्या है मायोसिन, ये मायोसिन हेड है हमारे, ठीक है। अब देखो सुनो, जब मायोसिन और एक्टिन ये दोनों अटैच होते हैं तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये तो आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा,
ठीक, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी ध्यान से सुनिए। जब मायोसिन और एक्टिन दोनों आपस में मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन दोनों को मिलने से कौन रोकता है? इन दोनों को मिलने से रोकता है ट्रोपोनिन। ठीक, ट्रोपोनिन, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये ट्रोपोनिन है, और जो ये लंबी सी पूंछ दिख रही है इसकी, ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन इनको मिलने से रोकती है। ठीक, अब ये जो कैल्शियम थे, ये जो कैल्शियम यहां से निकला है वापस बाहर, ठीक, ट्रिगर्ड कैल्शियम की वजह से जो कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में निकला है, ठीक, ये जो बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम निकला है, ये कैल्शियम कहां जाएगा? ये कैल्शियम जाएगा ट्रोपोनिन से अटैच होने। ठीक, ये इस ट्रोपोनिन सारे ट्रोपोनिन से अटैच हो जाएगा। अब जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होगा तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये यहां से हट जाएगी, ट्रोपोमायोसिन हट जाएगी। ठीक, ये ट्रोपोमायोसिन वापस बुला लेंगे इसको, जो ये ट्रोपोनिन है, ठीक, ट्रोपोनिन में कैल्शियम अटैच होने के बाद ये ट्रोपोमायोसिन को वापस बुला लेंगे, कहेंगे भैया हट जाओ। ठीक है, ये इन्होंने वापस बुला लिया इन लोगों को। अब देखो क्या होगा, ये वापस बुला लिया, वापस बुलाते ही क्या होगा? मायोसिन और एक्टिन ये दोनों मिल जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों अटैच हो जाएंगे एक दूसरे में, है ना, ये ऐसे अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ठीक, ये ऐसे अटैच हो जाएगा, ये इससे अटैच हो जाएगा, ये सब अटैच हो जाएंगे, और क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। खत्म, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक, तो ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई, इस तरह कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक हमारे सेल पे क्या होता है? एक हमारे सेल पे सर्पेंटाइन वो होते हैं, क्या होते हैं? सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं। ठीक, जिससे क्या क्या अटैच होता है? एपिनेफ्रीन, उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो खैर वो अलग की बात है, उसको छोड़िए आप। ठीक, अच्छा, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों की डिजिटैलिस ने क्या करा? डिजिटैलिस ने, जल्दी से सुनिए, जल्दी से कोई रिकैप करते हैं ताकि आप लोगों को ये पूरी कहानी एक उसमें समझ में आए। डिजिटलाइज हमने यूज किया, डिजिटलाइज किया। डिजिटलाइज सेल कैसे वर्क करती है? उसने सोडियम पोटेशियम एडिपेज को आके ब्लॉक कर दिया। इसको ब्लॉक करने की वजह से सोडियम की एंट्री और पोटेशियम की एंट्री और सोडियम का इफ्लक्स रुक गया। ठीक, सोडियम इफ्लक्स नहीं कर पा रहा, पोटेशियम इन्फ्लक्स नहीं हो रहा है, ये काम रुक गया। रुकने की वजह से सोडियम बाहर ना जाने की वजह से सोडियम यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, ज्यादा होने लगा। ठीक, उसकी वजह से जो दूसरा पंप था हमारा, एंटीपोर्ट था, क्या था? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक, उसने सोडियम को अंदर आने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर पहले ही सोडियम ज्यादा हो गया था, तो वो उसने सोडियम को अंदर आने से रोक दिया। अब जब सोडियम अंदर नहीं ले रहा है वो, तो कैल्शियम को बाहर भी नहीं जाने देगा। क्या करते हैं हम? जब एक चीज को अंदर लाएंगे तभी दूसरी चीज बाहर जाएगी। ठीक है, तो जब सोडियम को अंदर नहीं आने दे रहा तो कैल्शियम बाहर नहीं जाने दे रहा। कैल्शियम बाहर ना जाने की वजह से कैल्शियम की भी लेवल बढ़ने लगा, सेल के अंदर इंक्रीज होने लगा। अब जब कैल्शियम सेल के अंदर रहता है तो वो कैल्शियम ऐसा फ्रीली नहीं घूमता है। वो क्या करते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अपने अंदर बुला लेते हैं। जितना भी साइटोसोलिक कैल्शियम होता है, ये साइटोसोल है ना, इसमें जितना भी कैल्शियम होगा, साइटोसोलिक कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको अपने अंदर बुला लेंगे, भैया अंदर आ जाओ, स्टोर हो जाओ आके। ठीक, जब वर्क होगा, काम होगा, जरूरत होगी तब निकलना, तो ये अंदर बुला लेते हैं। ठीक है, अब ये अंदर आने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम था, ये वो कैल्शियम था जिसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको बाहर निकाला जा रहा था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहले से कैल्शियम स्टोर था। ठीक है, अब ये बाहर नहीं निकल पा रहा, तो इसको भी इसने अंदर बुला लिया, अंदर स्टोर कर लिया, ज्यादा कैल्शियम स्टोर हो गया अंदर। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में स्टोर हो गया। अब क्या होगा कि जब डिपोलराइजेशन का वक्त आएगा, डिपोलराइज होगी हमारी सेल, तो क्या होगा कि कैल्शियम की एंट्री स्टार्ट होती है ना, कैल्शियम की एंट्री स्टार्ट होती है, तो उससे क्या होगा, ये कैल्शियम जो है ये कैसे वर्क करेंगे? ट्रिगर्ड कैल्शियम की तरह, यानी कि ये ट्रिगर करेंगे। किसको ट्रिगर करेंगे? कैल्शियम के इफ्लक्स को, कैल्शियम के बाहर निकलने को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, जैसे ये कैल्शियम आएंगे ट्रिगर करेंगे, ये जो कैल्शियम अंदर स्टोर था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये निकलने लगेंगे बाहर, ये बाहर निकलने लगेंगे, साइटोसोल में आने लगेंगे। ठीक है, तो अब ये कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में आएंगे ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो ये ज्यादा अमाउंट में आके हमारे किससे आके अटैच हो जाएंगे? हमारे ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन से अटैच हो जाएंगे और ज्यादा मात्रा में अटैच होंगे, क्योंकि ज्यादा निकले हैं, ज्यादा मात्रा में हमारे आके ट्रोपोनिन से अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? ट्रोपोनिन से जैसे ही कैल्शियम अटैच होगा, वो ट्रोपोमायोसिन को हटा लेगा। ठीक है, जो बीच में ट्रोपोमायोसिन इन दोनों को रोके हुए था उसको हटा लेगा। अब जैसे ही ट्रोपोमायोसिन किनारे हटेगा, ठीक है, वैसे क्या होगा? मायोसिन एक्टिन दोनों मिल जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ज्यादा कैल्शियम है, ज्यादा देर तक ट्रोपोनिन से अटैच रहेंगे, ज्यादा अमाउंट में ट्रोपोनिन से अटैच होंगे, तो ज्यादा देर तक ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये हटी रहेगी, और एक्टिन मायोसिन ज्यादा देर तक अटैच रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसी से कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी होती है जब हम लोग डिजिटलाइज करते हैं किसी पर्सन में डिजॉक्सिन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने हाथ से बना रहे हैं तो पॉज करिए और बना लीजिए। ठीक है, बात आपको समझ में आई गई है, नहीं समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स करिए, हम दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी, यही था हमारा मोड ऑफ एक्शन, किसका, डिजिटैलिस और डिजॉक्सिन का। ठीक है, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन का। अच्छा, अब ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब बहुत ही सीवियर हार्ट फेलियर हो। ठीक है, या फिर जो पहले ड्रग हम लोग ने पढ़ी थी उस ड्रग से कुछ खास हम लोगों को असर ना दिख रहा हो, फायदा ना हो रहा हो, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, अच्छा, अब हम लोग ने इसमें क्या देखा है, हम लोगों ने ये देखा कि जो डिजिटैलिस थी, ठीक, जो डिजिटैलिस थी वो क्या कर रही थी, डिजिटैलिस क्या कर रही थी, इसका क्या काम था, ये डिजिटैलिस हमारी कैसी होती है, कार्डियोटोनिक्स होती हैं। ठीक है, कार्डियोटोनिक्स होती हैं, क्या होती हैं, कार्डियोटोनिक होती हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको यह पता चल जाएगा कि डिजिटैलिस जो होती हैं वो कार्डियोटोनिक होती हैं। ठीक, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती है ना डिजिटैलिस, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, तो ये हमारी कार्डियोटोनिक होती हैं। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोगों को एक चीज और पता चल जाएगी आज, और वो ये है कि ये वेगोटोनिक भी होती हैं। ठीक, यानी कि ये वेगस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, वेगस सिस्टम को, वेगोटोनिक भी होती हैं। मतलब वेगोटोनिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये हार्ट है, अच्छा, कार्डियोटोनिक का मतलब क्या था, कैल्शियम की लोडिंग करवाना, जो भी हम लोग ने देखा कैसे काम हो रहा था। ठीक है, वो कार्डियोटोनिक का काम था, कार्डियोटोनिक का काम वही है। अगर हम बोलेंगे कार्डियोटोनिक का क्या काम है, क्या कोई पूछता है, तो वही काम था जो भी आप लोगों ने देखा। ठीक, डिजिटैलिस का दूसरा काम है वेगोटोनिक। ठीक है, क्या करेंगी कि ये वेगस टोन को चेंज करेंगी। क्या करती हैं, हार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अब ये क्या करेंगी, ये हमारे हार्ट में दो पैरासिम्पैथेटिक जो वेगस हैं, जो वेगस आती हैं, ये नर्व्स होती हैं, वेगस नर्व। ठीक है, वो नर्व होती हैं, वो कैसी होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। एक तो ये आती है हमारी जो कि राइट वेगस होती है, और एक इधर आती है जो कि लेफ्ट वेगस होती है। ठीक है, ये दो वेगस हमारे हार्ट में आती हैं जो कि क्या होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। ठीक है, और ये आती हैं हमारे एसए नोड पे, और लेफ्ट वाली आती है हमारी एवी नोड पे। अब देखो क्या होता है बेटा, अब देखो ये होता है कि जो वेगस है ये क्या करती हैं, जब हम लोग डिजिटलाइज करते हैं किसी पेशेंट को, तो उनमें एक काम ये हो रहा होता है कि कैल्शियम की लोडिंग होती है। कहाँ कैल्शियम की लोडिंग होती है, ऐसे नोड में कैल्शियम की लोडिंग होगी, जो हमने पहले बताया था वही बता रहे हैं। कैल्शियम की लोडिंग होती है, एट्रियम में कैल्शियम की लोडिंग होती है, एवी नोड में कैल्शियम की लोडिंग होती है, परकिंजे फाइबर्स में कैल्शियम की लोडिंग होती है, और मायोकार्डियम में कैल्शियम की लोडिंग होती है। ठीक है बेटा, लेकिन जब डिजिटलाइज करते हैं हम लोग, तो वो डिजिटैलिस हमारी जो होती है, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, वो वेगोटोनिक भी होती हैं। वेगोटोनिक होने की वजह से वो क्या करती हैं, वो स्टिमुलेट करती हैं वेगस को स्टिमुलेट करती हैं, तो वेगल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और वेगल एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से एसए नोड और एवी नोड इनहिबिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वेगस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक होती हैं वेगस, ये जो हमारी आ रही हैं ये नर्व, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक होती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट डिक्रीज करता है ना। हार्ट रेट डिक्रीज कैसे होगा, ये डिक्रीज होगा एसए नोड को इनहिबिट करने से। एसए नोड इनहिबिट कर दो आप, ठीक, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एवी नोड को इनहिबिट करती है। तो ये दो काम भी होता है, वेगल एक्टिविटी इंक्रीज कर देती है डिजिटैलिस, वेगोटोनिक होती है, वेगल एक्टिविटी इंक्रीज करने की वजह से एसए नोड और एवी नोड इनहिबिट हो जाता है। कैल्शियम लोडिंग इन दोनों में भी हो रही है, लेकिन जो ये वेगस एक्टिविटी है, वेगल एक्टिविटी, ये हमारी वो कर जाती है, इन पे हावी हो जाती है कैल्शियम लोडिंग पे। ठीक है, इस वजह से
इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और ये जो एसए नोड और एवी नोड है हमारी, ये इनिबिट हो जाते हैं। ठीक है, इनिबिट हो जाते हैं एसए नोड और एवी नोड। यानी कि ये जो हमारी वेगल एक्टिविटी है, ये कैसी है? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी है। कैसी है ये? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। ठीक, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। और जो ये क्या कर रही है, क्योंकि ये ऐसे नोट को इनिबिट कर रही है, हार्ट रेट डिक्रीज कर रही है ना। और दूसरी चीज कि जो हमारा एवी नोड है, ऐसे नोट को इनिबिट कर दिया, एवी नोड जो इनिबिट हो रहा है, एवी नोड के इनिबिट होने की वजह से ये कैसे काम होगा हमारा? ये होगा नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक। नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक। ठीक, ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक हो जाएगा, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक। तो ये चीजें अब आप लोगों को समझ में आ रही है। क्रोनोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक तो हमने बता ही दिया था, एनोट्रॉपिक आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये वेगस को भी एक्टिवेट करती हैं, वेगोटोनिक भी होती हैं हमारी डिजिटैलिस। तो अब क्या होगा देखिए, अब ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में क्या होगा? ट्रैकी अरेथमिया। और इन दोनों में क्या होगा? ब्रेडी अरेथमिया। कब होगा? जब टॉक्सिक अमाउंट में अगर आप डिजिटैलिस दे देते हैं तो। ठीक है, टॉक्सिक अमाउंट में देने पे होगा ये चीज। तो ये काम हमारे हार्ट में होता है जब हम लोग डिजिटैलिस लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी हम लोग इसको बाद में यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर हम आप लोगों को इसमें मोड ऑफ एक्शन हम लोगों ने बता दिया हमने। ठीक है, हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका तुम्हें पता ही चल गया है। ठीक है, आयनोटॉपिक इफेक्ट होता है ना, ये आप लोगों को पता ही चल गया है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हम लोगों को डिजिटैलिस, ये जो डिजॉक्सिन है, ये किसमें यूज नहीं करना है। ये हम लोगों को नहीं यूज करना है। कब? जब हो हाइपरटेंशन, जिसमें हो। ठीक है, जिसमें क्या हो? हाइपरटेंशन हो। पहले ही मना कर दिया। इससे पहले जो ड्रग्स थी वो हम लोग किस में यूज कर सकते थे? हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं। अभी जब हाइपरटेंशन पढ़ाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हाइपरटेंशन में उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये डिजिटैलिस को हम लोग हाइपरटेंशन में यूज नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यानी कि मना होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर वेंट्रिकुलर ट्रैकियारेथमिया हो, वेंट्रिकुलर ट्रैकियारेथमिया। ठीक है, ट्रैकियारेथमिया, वेंट्रिकुलर ट्रैकियारेथमिया में हम लोग नहीं यूज करते हैं इसको। ठीक, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। रेनल डिजीज, ठीक, रेनल डिजीज हो अगर, रेनल डिजीज, ठीक, रेनल डिजीज में हम लोग नहीं यूज करते हैं इसको, लिखते चलिए आप लोग। ठीक है, रेनल डिजीज में, या फिर एवी ब्लॉक हो, एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक, ये ठीक, एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक में नहीं यूज करते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो डिजिटैलिस डिजॉक्सिन जो है हमारी, वो इसमें अगर लैक्टेशन है, हाइपोकलेमिया है सबसे जरूरी, हाइपोकलेमिया, हाइपोकलेमिया है अगर, तो हम लोग डिजिटैलिस नहीं यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाइपोकलेमिया में डिजिटैलिस नहीं यूज करते, यानी कि पोटेशियम अगर आपके बॉडी में कम है तो हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग डिजॉक्सिन को नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद ये जब हम लोग कुछ हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं आखिर में, कि जब ये ड्रग हम लोग बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है कि इसका एक्शन शुरू होता है 30 मिनट बाद। ठीक है, 30 मिनट्स में इसका एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक, 30 मिनट में इसका एक्शन स्टार्ट होता है और पीक कंसंट्रेशन इसकी कब तक रहती है? 6 घंटे के लिए। ठीक, यानी कि 6 घंटे तक इसका असर रहेगा। ठीक है, 6 घंटे तक इसकी पीक कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, अब इसका पीक कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में होती है, सॉरी, 6 घंटे तक। ठीक है, और इसका एक्शन कब तक रहता है? इसका एक्शन होता है 3 से 4 दिन के लिए। ठीक, 3 से 4 दिन तक इसका एक्शन होता है। तो अब 3 से 4 दिन तक इसका एक्शन रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं जल्दी। ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3 से 4 दिन के लिए। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी कितनी होती है? 35 से
36 घंटे। ठीक, प्लाज्मा हाफ लाइफ 35 से 36 घंटे होती है इसकी। ये एक्सक्रीट कहाँ से होती है? एक्सक्रीट होती है ये हमारे किडनी से, ठीक, लीवर यूरिन के थ्रू। ये एक्सक्रीट होती है, एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, ठीक, किडनी में ये हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को? ठीक, अच्छा, उसके बाद ये हमारे प्लेसेंटा। अच्छा, हमने प्रेगनेंसी में मैंने किया था कि प्रेगनेंसी अगर हो तो उसको यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ठीक, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ठीक, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है ये, इसलिए। तो कुछ ये था हमारे आज के इस लेक्चर में। हमने ड्रग्स के बारे में समझा कि कौन सी ड्रग हम लोग कब और कैसे यूज़ करेंगे, और हम लोगों ने मोड ऑफ एक्शन भी देख लिया है डिजिटैलिस का। ठीक, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और आप लोग इस वीडियो को देखिए और पार्ट 1 को देखिए। अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो दोनों वीडियो अच्छे से देखिए, दोनों वीडियो के नोट्स खुद से बनाइए और पढ़िए। थैंक यू।